हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी का वेलकम करते हैं एक्जिलियन अकेडमी में और हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट के लिए टारगेट करते हुए दिसंबर 2025 का जो एग्जाम आने वाला है उसको टारगेट करते हुए यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरुआत करेंगे थिंकर से। अपना सबसे पहले थिंकर्स हैं अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म 17 और हम जो ये टारगेट कर रहे हैं ये करेंगे माइंड मैप के थ्रू और पूरा का पूरा सिलेबस हम माइंड मैप के थ्रू ही रिवाइज करेंगे जिससे कि हमें समझने में और नोट्स बनाने में आसानी रहे। हमारा सबसे पहले जो अगस्त कॉम्टे के हैं उनके बारे में किसी भी अगर थिंकर को जानना है तो उनके जीवन की पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 को। तो अब हम जानते हैं कि इस दौरान जो है ये चूंकि ये फ्रांस में जन्मे थे और उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ ही था और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना राज्य चालू किया था। तो उस दौरान जो भी घटनाएं हुई उन्होंने भी इनके जीवन पे बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। ठीक है। इनका जीवन काल जो था वो 1798 से 1857 के बीच में था और इनके जो मेन एजुकेशनल साइड थी वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स था। ठीक है। और इनके जो गुरु और साथी जिन्हें जो है वो सेंट साइमन थे जो ये 1817 से 1824 के बीच में इनके जीवन में रहे और ये बहुत महत्वपूर्ण समय के दौरान इनके साथ रहे और इनकी रिसर्च को एक अलग दिशा दी। इनकी जो मानसिक स्थिति थी, इनका जो जीवन था वो काफी कठिनाई भरा रहा था और इन्होंने मानसिक तनाव का भी बहुत चूंकि उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही कभी सरकार की वजह से और कभी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मानसिक स्थिति जो थी वो जीवन कठिनाई भरा रहा और मानसिक तनाव से युक्त था और इनके जो जीवन पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़ा था वो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था यूरोप में और फ्रांसीसी क्रांति तो उस समय खत्म ही हुई थी। अब ये बात करते हैं समाजशास्त्र का विकास। इन्होंने जो सबसे पहले समाजशास्त्र को प्रारंभिक नाम दिया था वो सोशल फिजिक्स का नाम दिया था, पर कुछ समय बाद उन्होंने इस नाम को परिवर्तित कर दिया क्योंकि ये जो सोशल फिजिक्स वर्ड था ये पहले ही एडोल्फ काविटलेट ने पहले ही प्रयोग कर दिया था। उसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र जो वर्ड है वो कॉइन किया था 1838 में और इनका जनक कहलाने का कारण था कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग और वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने ही किया था। इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी जिसमें इन्होंने बोला कि समाजशास्त्र जो विषय है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें समाज की व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान जो प्रगति है उसको विज्ञान से जोड़ के इन्होंने पढ़ा है और सामाजिक घटनाओं की अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान। अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान मतलब जो फैक्ट्स एंड फैक्चुअल थिंग्स है ना वो जैसे सूरज जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा से ही उगता है, तो ये एक फैक्ट है। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि समाज में जो कुछ घटनाएं हैं उन वो एक सिद्धांत के तौर पे काम करती हैं। ये एक उनको फैक्ट के तौर पे देखा जाएगा कि वो संसार में कहाँ भी हो उनकी वैल्यूज से मूल्य के अधीन ना होते हुए फैक्ट वो स्थापित रहेंगे। उसके बाद ये बात करते हैं समाज की स्थिति, सोशल स्टेटिस्टिक। इन्होंने समाज को जो समाज का विभाजन है विषय वस्तु जो था उसका समाज का विभाजन था उसको दो हिस्सों में बांटा। सबसे पहले है सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटिस्टिक्स और सामाजिक गति की मतलब सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टेटिस्टिक्स मतलब जो हार्मनी और पीस के तहत एक समाज में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं वो। और सोशल डायनेमिक्स मतलब जो परिवर्तनशील है जैसे कि डेवलपमेंट हो गया और उसके
अन्य पक्ष हो गए, पैसे की वैल्यू या इकोनॉमिक्स कंडीशन, वो जो अलग-अलग तरीके से चलती है। इन्होंने सोशल स्टैटिस्टिक्स को समाज का एक स्थिर पक्ष बताया। इनका जो दृष्टिकोण था वो संरचनात्मक था और इन्होंने जो कंपैरिजन किया सोसाइटी का, वो मानव शरीर के अंगों से इन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है वो जैसे मानव का शरीर काम करता है वैसे काम करती है। इसमें हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने अलग-अलग कार्यभार पहले से ही निर्धारित हैं और उसी के हिसाब से वो कार्य करते हैं। वहीं इन्होंने जो अध्ययन की इकाई है वो एक व्यक्ति को ना मानकर एक परिवार को अध्ययन की इकाई के तौर पे माना है। और सोशल डायनेमिक्स में ये बात करते हैं समाज की गतिशीलता और परिवर्तनशील प्रक्रिया। इसमें हम ये मान सकते हैं कि जैसे जो डेवलपमेंट है, विचारों का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, पैसे की वैल्यू का चेंज है, उस सब को इन्होंने सोशल डायनेमिक्स में जोड़ के देखा है। इनका जो सोशल डायनेमिक्स को देखने का तरीका था वो प्रक्रियात्मक था और इन्होंने इसमें भी तुलना जो की है वो शरीर विज्ञान के जैसे ह्यूमन बायोलॉजी या के तहत की है और अंगों उन्होंने बताया कि हर एक अंगों के अलग-अलग कार्य होते हुए भी वो संयुक्त रूप से काम करते हैं, तभी जाकर एक ह्यूमन बॉडी काम करती है। उसी तरीके से अलग-अलग इंस्टीट्यूट अपना काम करते हैं और जिसके तहत सोसाइटी और सोशियोलॉजी पूर्णतः काम करती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अगला जो विषय है वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूजीसी नेट ने और बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसका जो इसमें इन्होंने जो है सोसाइटी को जो डेवलपमेंट है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहली स्टेज जो ये मानी जाती है, ये मानी गई है इन्होंने सोसाइटी को 3 स्टेजेस में डिवाइडेड किया, जिसमें सबसे पहले है धार्मिक या काल्पनिक चरण, दूसरा है अमूर्त तथा विमर्शीय चरण जिसमें मेटाफिजिकल स्टेज कहा जाता है और तीसरा है प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक चरण जिसको पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज कहा जाता है। अब हम इसमें अगर बात करें तो ये जो था वो 1300 सेंचुरी से पहले जो भी टाइम पीरियड था उस दौरान जो भी घटनाएं हुई उसको थियोलॉजिकल स्टेजेस में इन्होंने काउंट किया है। उसके बाद 1300 से लेके 1800 तक के समय के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उसको इन्होंने मेटाफिजिकल स्टेजेस में किया है। इसमें उन्होंने बोला है कि जो चर्च है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आ जाता है इसमें। थर्ड जो है वो है पॉजिटिव स्टेज, इसमें जो है विज्ञान की महत्वता पर ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेजेस को फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था बोला जाता है। इसमें माना जाता है कि ज्ञान जो है इंसान का वो काफी सीमित है और सोच का आधार जो है वो धर्म या अलौकिक शक्ति है, यानी कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो किसी अन्य के द्वारा किया गया, एक ऐसी शक्ति के द्वारा किया गया है जो इस संसार से परे है। इसमें जो है वो शासन जो है वो निरंकुश था। इसमें जो पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, पादरी इन्होंने जो भी बोल दिया वही सत्य था और राजतंत्र का बोलबाला था। इन्होंने थियोलॉजिकल स्टेजेस को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है जीवित सत्तावाद यानी फेटिसिज्म। इन्होंने माना कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो है बहुवेदेववाद यानी पॉलीथिज्म। इसमें इन्होंने बोला कि जो अलग अलग कारण हैं वो अलग अलग देवताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे कि वर्षा जो है वो इंद्रदेव करवाते हैं और अग्नि जो है वो अग्निदेव के द्वारा उत्पत्ति होती है, या फिर हम बोले तो जो विनाश है वो शिव शंकर खुद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने बहुदेववाद का एग्जाम्पल दिया और उसके बाद ये बोलते हैं कि एक देववाद की भावना का उत्पन्न हुआ जो कि मोनोथिज्म बोल रहे हैं। इसमें एक ही ईश्वर को सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार माना गया। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है
वो आ जाती है अमूर्तता विमर्शीय चरण यानी मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज जो है वो परिवर्तन का चरण है। परिवर्तन का चरण मतलब जब इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा ना करके कुछ प्राकृतिक भी है, तो उसके लिए उन्होंने मेटाफिजिकल स्टेजेस को आधार बनाया और इन्होंने बोला कि सोच का आधार जो है वो अमूर्त और निराकार शक्तियां हैं यानी आत्मा और परमात्मा है। इसमें जो शासन था वो शासन जो मेजर तौर पे था वो चर्च चर्चमैन यानी पादरी, या फिर हम बोल दे कि जो चर्च ने बोल दिया वही सत्य था, और वकील यानी लॉयर। ठीक है। इसमें इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहले जो भूकंप आने का कारण या वर्षा आने का कारण एक भगवान को माना जाता था, वहीं इस समय के दौरान भूकंप और वर्षा आने का कारण प्रकृति को माना जाने लग गया। थर्ड स्टेज आती है प्रत्यक्षवाद यानी वैज्ञानिक चरण। ये होता है पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। इसका सबसे इसको अगर हम देखें तो इसमें साइंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और सकारात्मक और सकारात्मकता का तात्पर्य इसको देखा जाता है। ठीक है। सोच का आधार जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क, निरीक्षण, प्रयोग ये बन जाता है। शासन, प्रजातंत्र, औद्योगिक प्रशासन और वैज्ञानिक विचारधारा ये इसका बोलबाला था। और पद्धतियों में अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपैरिजन और हिस्टोरिकल, ये इन चीजों पर अ, ध्यान देने के लिए बोला गया है। जैसा कि हम हमें पता है अगस्त कॉम्टे साइंस साइड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म। व्हाट इज पॉजिटिविज्म? अब अगर हम इनके अगस्त कॉम्टे के दृष्टिकोण से देखें तो परिभाषा जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। ये बोलते हैं कि जो भी हमारी रिसर्च है, जो भी हम सोशल फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं या जो भी हम सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक व्याख्या, सामाजिक राजनीतिक पुनर्निर्माण मतलब जो कोई भी अगर एक फैक्ट है उसकी जो वो फैक्ट सारी दुनिया में सेम रिजल्ट लाना चाहिए। ये वैल्यू में और फैक्ट में बिल्कुल पूर्णतः एक रिजिड बाउंड्री और सेट होनी चाहिए। और मान्यताएं जो हैं वो ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाणों का अध्ययन, जैसे कि अगर कोई हम बात करें मैथ की किसी थ्योरम की, तो अगर हम उसमें कोई भी कहीं भी दुनिया में जाके देखें तो उसकी सेम वैल्यूज सेम रिजल्ट देंगी। ठीक है। परंतु सोशियोलॉजी में ऐसा हर जगह नहीं होता, पर इन्होंने बात किया कि सोशियोलॉजी में भी हमें ऐसे फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हों। जैसे कि सूरज जो है वो पूर्व से उगेगा, ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो इनका नियम है वो निश्चित नियमों पर आधारित समाज होना चाहिए। कि जो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दी गई है समाज में, सोसाइटी में हर एक सोसाइटी वो फॉलो करती है या नहीं करती, ये एक उनका तर्क था। तीसरा जो है वो बोलते हैं कि तार्किक व्याख्या पर बल। तार्किक व्याख्या मतलब जो किसी भी कार्य के पीछे फैक्ट के होने के पीछे एक रीजन होता है, एक कार्य को करने के पीछे एक रीजन होता है। और चौथा जो है ये बोलते हैं कि सिद्धांत नहीं, विश्लेषण का तरीका महत्वपूर्ण है। यानी कि हम किस तरीके से एक चीज का विश्लेषण करते हैं, किस दिशा में जाके उसको आगे बढ़ाते हैं, वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि जो फॉर्मूला दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है वो। ठीक है। अब प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविज्म है उसमें इन्होंने बताया कि जो मानव है उसका उसके भी कुछ धर्म है, कुछ उसके कार्य हैं। ये बोलते हैं कि प्रत्यक्षवाद ही मानवता का धर्म है और इसका उद्देश्य हमेशा मानव कल्याण और सेवा होना चाहिए। ये बोलते हैं कि वास्तविक ज्ञान से ही भला होगा। और इनके जो आयाम है वो कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहिए, दर्शन में विज्ञान को लाना चाहिए, और वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र
को ध्यान में रखते हुए समाज को आगे बढ़ना चाहिए और मानव को प्रत्यक्ष राजनीति में अहिंसा और शांति का बोलबाला रखना चाहिए। इसके बाद जो सबसे एक हायरार्की जो पूछ ली जाती है, इन्होंने बोला कि सोसाइटी है वो जो साइंसेज हैं उनको अलग-अलग लेवल पे रखा जा सकता है, उनको भाग दिया जा सकता है और इसके इन्होंने 2 आधार दिए, 2 2 से ज़्यादा ही आधार थे खैर। सबसे पहला इसका आधार था वो विकास था, ठीक है? उसकी डेवलपमेंट और उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता और निर्भरता यानी डिपेंडेंस, ठीक है? अब मैं आपको इनके जो इन्होंने वो दिया है क्रोनोलॉजी दी है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स जो माना जाता है वो सोशियोलॉजी को माना जाता है और सबसे सिंपल जो माना जाता है वो मैथमेटिक्स को माना जाता है। हम इसको एक निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। इसका एक निमोनिक्स हो सकता है मैप, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और उसके बाद सीबीएस यानी मैप सीबीएस, यानी हम कह सकते हैं कि मैप सीबीएसई, जहाँ पे ई को हम साइलेंट रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे सिंपल माना है गणित, क्योंकि इसके हर फैक्ट जो है वो पूरे विश्व में सेम है, पूरे संसार में यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद इन्होंने फिजिक्स को माना, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को इन्होंने सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स माना और सोशियोलॉजी को इन्होंने सभी साइंसेज, सभी विज्ञान की महारानी माना है, ठीक है? अब इन्होंने इसकी विशेषता हम देख सकते हैं कि जो गणित है वो सबसे कम जटिल है और सबसे कम निर्भर है, ये किसी और विषय पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। दूसरा है समाजशास्त्र, जो है वो सबसे अधिक जटिल है और ये सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज की जो भी फैक्ट्स हैं वो हर एक सोसाइटी के लिए अलग-अलग हैं। उसके बाद है इन्होंने बोला समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है और अ, अगला विकसित विज्ञान यानी समाजशास्त्र के बाद जो विज्ञान की डेवलपमेंट होगी वो होगी नीति शास्त्र, यानी जहाँ पे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी प्लस नीति शास्त्र यानी कि मोरल साइंसेस मिलके एक अलग से जो साइंस की डेवलपमेंट करेंगी वो नीति शास्त्र होगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो है ईसाई सुरला सोसाइटी, सेंट साइमन के साथ इन्होंने जो किया था सबसे पहले। ये एक फ्रेंच वर्ड है तो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो। उसके बाद इन्होंने दिया है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ये 1830 से 42 के बीच में 6 खंडों में आया था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये 1851 में आया था और 1851 से 1854 के बीच में 4 खंडों में आया था। इसमें इन्होंने बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म क्या है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। 1856 में ये अलग से बुक लेके आते हैं जिसका नाम है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और फिर लास्ट में इनकी एक मृत्यु के उपरांत प्रकाशित होने वाला कार्य है एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये सभी, ये जो पूरा माइंड मैप है ये आपको हमारे एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको बायो में दे दिया जाएगा और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी मैं आपको अलग से एक पीडीएफ बना के और ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आपको उसका आसानी से एक्सेस मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपने अगले थिंकर पे चलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।